Hello everyone. Now we are going to start the topic effects of oxidation. In the previous video we have discussed about what is oxidation. Oxidation क्या होता है बच्चों? जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? एडिशन होती है। ठीक। अब हम पढ़ना चाहते हैं कि जो इसका इफेक्ट है वो हम मतलब किन चीजों पे प्रभाव डाल सकता है। तो इसका जो पहला जो हम इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो हम इसका इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, the first one we will study that is corrosion, and the second topic that we will cover here that is rancidity. आइए जानते हैं कि corrosion क्या होता है। corrosion, first of all let us discuss about the definition of corrosion. The slowly degradation of metal surface by the action of air, moisture or chemical on their surface that is known as corrosion. धीरे धीरे क्या होगा, मेटल डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड का मतलब क्या होता है बच्चों? डैमेज होना। क्या मतलब होता है इसका? डैमेज होना। तो मेटल सरफेस का धीरे धीरे डैमेज होने को हम बोलते हैं कोरोजन। लेकिन ये जो कोरोजन हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? या तो एयर के कारण, एयर से वो मेटल रिएक्ट करेगा, या फिर मॉइस्चर के कारण, या फिर उस सरफेस के ऊपर अगर केमिकल है तो भी हमारा जो मेटल है वो स्लोली डिग्रेड होना स्टार्ट होगा। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? कोरोजन बोल रहे हैं। ठीक है, आइए जानते हैं हम सम कुछ एग्जांपल्स पर। तो हमारे इसमें कुछ एग्जांपल जो आएंगे बच्चों, सम एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। देखिए, अभी आपने पढ़ा है बच्चों कि कोरोजन क्या होता है। धीरे धीरे मेटल का डिग्रेड होना, डैमेज होना, किसके कारण? एयर के कारण, या फिर मॉइस्चर के कारण, या फिर केमिकल के कारण। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। चलिए, सबसे पहला जो एग्जांपल हमारे पास है वो है बच्चों एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है दैट विल फॉर्म Al2O3। ठीक है जी। एंड व्हाट इज Al2O3? दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो जनरली आपने देखे हैं बच्चों व्हाइट बोर्ड्स होते हैं, तो व्हाइट बोर्ड्स की जो बाउंड्री पर आपने देखा होगा वो एल्यूमिनियम मेटल होता है। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये एक ऐसा मेटल है जिसका कोरोजन हमारा एडवांटेजेस है। जी हाँ, आपने क्या सुना कि जो ये एक ऐसा मेटल है जिसका कोरोजन क्या है? एडवांटेजेस है। आप कहोगे एडवांटेजेस कैसे? देखो, जब एल्यूमिनियम के ऊपर हमारी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है तो होता क्या है, जो हमारा कोरोजन होता है ना, फर्दर कोरोजन, उसको ये क्या लेयर क्या करती है? उसको प्रिवेंट करती है। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच प्रिवेंट द फर्दर कोरोजन। क्या इसके अलावा कोई और ऐसे हमारे पास मेटल्स हैं जो कि फर्दर कोरोजन से प्रिवेंट करते हैं? यस, जैसे कि जिंक हमारे पास है, ठीक है, लेड है हमारे पास, ठीक है, एल्यूमिनियम आपने पढ़ा। तो ये हमारे होते हैं सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स। ठीक है, सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स बोलते हैं जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, और एक मेटल और भी आ सकता है इसके अंदर, मैग्नीशियम। ठीक है, तो जब इनका कोरोजन होता है तो एक एडवांटेजियस होगा। एडवांटेजियस क्यों होगा? क्योंकि जब इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, तो वो फर्दर कोरोजन से उसको प्रिवेंट करती है। दैट इज वाई कुछ मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, उनका कोरोजन क्या होता है?
एडवांटेजेस होता है, ठीक है। तो हम सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं बच्चों। अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हम इसको बैलेंस भी करेंगे। चलिए, आयरन की अगर हम बात करें, आयरन हमारे पास ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, आयरन हमारे पास मॉइस्चर से रिएक्शन करता है, और क्या बनेगा बच्चों, Fe2O3 डॉट XH2O। ओके, कॉमन नेम क्या है बच्चों इसका, रस्ट, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में जंग लगना, किसी भी मेटल के ऊपर जंग लगना, ठीक है, दैट इज रस्ट। अगर मैं इसको केमिकली बोलूं, दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको हम, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हम इकट्ठे बैलेंस करेंगे। चलो हम बात करते हैं आगे, जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है सिल्वर। सिल्वर किस किस से रिएक्शन करता है, सिल्वर केवल और केवल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्शन करता है, और क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर आपने देखा होगा जो चांदी होती है ना, कोरोजन होने के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है बच्चों, ब्लैक कलर होता है। और वो ब्लैक कलर हमारे पास किस कारण से है, क्योंकि उसके ऊपर कौन सी लेयर डिपॉजिट हो चुकी है, सिल्वर सल्फाइड। कौन सी लेयर, सिल्वर सल्फाइड। कलर कैसा होता है इसका बच्चों, ब्लैक होता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं एक बार, कॉपर का। कॉपर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, कॉपर वाटर से भी रिएक्शन करता है, और कॉपर CO2 से भी रिएक्शन करता है। अब कॉपर जो है हमारे पास, कॉपर का मतलब क्या हुआ, तांबा, ठीक है। तो ये हमारे तीनों के तीनों हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉम एयर। एयर के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, एयर के अंदर मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, एयर के अंदर CO2 भी प्रेजेंट है। तो जब कॉपर इन तीनों से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, CuCO3 डॉट CuOH whole twice। Now let us name this compound। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है बच्चों बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, दैट इज ग्रीन। आप सभी ने देखा भी होगा जो हमारे कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, अगर उनके ऊपर जंग लगता है तो कैसा कलर आता है, ग्रीन कलर आता है। वो ग्रीन कलर क्या शो कर रहा है कि उस कॉपर के ऊपर कौन सी लेयर डिपॉजिट हो चुकी है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर डिपॉजिट हो चुकी है, ठीक है जी। चलिए अब हम इसको बैलेंस करते हैं। हमने देखा बच्चों फर्स्ट, तो ये हमारे पास देखो, हम फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, हम इसको बैलेंसिंग हम करेंगे। देखो यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम कितना चाहिए, 2। तो जो भी कोफिशिएंट हम यूज करेंगे फॉर डूइंग बैलेंसिंग, वी विल यूज बिफोर द एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास एल्यूमिनियम मेटल है, और इससे पहले अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हमारी इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं हुई है, क्योंकि Al के तो 2 हो चुके हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए ऑप्शन के 3। तो हियर आई विल पुट हियर 3/2, मिलके क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन के 3 एटम बनेंगे, ठीक है। इसको एक तरह से आप मान लो कि कैंसिल हो रहे हैं ये, और Al2O3 हमारे पास क्या बन चुका है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो बैलेंसिंग करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो है वो नंबर हमारे पास मतलब नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, होल नंबर होगा, हमारा फ्रैक्शन में भी आ सकता है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा Fe है, जहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे बच्चों, 2। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन हमें यहाँ पे कितना चाहिए, 3। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन कितने मिल रहे हैं, 2। सो व्हाट वी विल डू हियर, हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, और साथ में जो XH2O है, ये XH2O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात सभी को पता है कि जो मॉइस्चर है ना, वो हर एक प्लेस का अलग अलग है, सेम नहीं है। इस कारण से हमने यहाँ पे XH2O यूज किया है। तो Fe2O3 डॉट XH2O इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट। केमिकली हम क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बच्चों जहां पर भी वर्ड आते हैं ना हाइड्रेटेड, वहां पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वाटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं Ag, किसका सिंबल है बच्चों, सिल्वर का सिंबल है। किसका सिंबल है, सिल्वर का सिंबल है। एंड हियर इट इज द हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है बच्चों। तो जो सिल्वर हमारे पास होता है ना, वो किससे रिएक्शन करेगा बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड से करता है। उसके बाद क्या बनेगा, सिल्वर सल्फाइड।
एंड द कलर ऑफ सिल्वर सल्फाइड इज ब्लैक। आपने जनरली देखा भी होगा बच्चों कि जो हमारे पास सिल्वर है ना, जब उसके ऊपर कोरोजन होना स्टार्ट होगा तो उसके ऊपर कौन सा कलर आता है, ब्लैक कलर आता है। कौन सा कलर आएगा, ब्लैक कलर आएगा। ठीक है, तो सिल्वर सल्फाइड, क्योंकि उसके ऊपर कौन सी लेयर आ चुकी है बच्चों, सिल्वर सल्फाइड की लेयर आ चुकी है, साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस। नाउ व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व, हमने देखा बच्चों कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है। इसको हम कैसे बैलेंस करें, Ag2 हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, 2 पुट कर देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे हमारे H2 है और सल्फर के एटम। तो बाकी इक्वेशन हम क्या, बाकी जो हमारे एटम्स है वो क्या है बच्चों, बैलेंस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जांपल्स कोरोजन के हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमने बात की है बच्चों कॉपर की, ये हमारे पास कॉपर, अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। देखो आप इसके अंदर कॉपर आपको कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो आप यहाँ पे 2 लगा दोगे। ठीक है, बाकी इक्वेशन अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन 2 और 1 3 और 2 5, ऑक्सीजन कितना हो चुका है 3 + 2 5। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे 1 है। नाउ आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। मतलब ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम कोरोजन से बचाव कर सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास मेथड है वो कौन सा है बच्चों, द फर्स्ट मेथड इज बाय गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि अगर हम कोरोडेड मेटल के सरफेस के ऊपर अगर हम जिंक की कोटिंग कर देंगे, किसकी कोटिंग कर देंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे, तो उस मेथड को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग a layer of zinc on the surface of corroded metal that is known as galvanization। ठीक है, हम जिंक की कोटिंग कर देंगे जिस सरफेस को हम बचाना चाहते हैं कोरोजन से होने के लिए, तो उस पे हम क्या कर देंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे, तो हमारा जो मेटल है वो मतलब कोरोड होने से बच जाएगा। सेकंड एग्जांपल आता है बच्चों बाय पेंटिंग हम उस मेटल को पेंट कर देंगे, कोरोजन से हम उसको प्रिवेंट कर सकेंगे बहुत इजीली। ठीक है जी। थर्ड बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग, हम उस मेटल सरफेस के ऊपर अगर ऑयलिंग कर देते हैं या फिर ग्रीसिंग कर देते हैं तो भी हमारे पास जो मेटल है वो कोरोड होने से बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बाय क्रोम प्लेटिंग। अब क्रोम क्या है, क्रोमियम एक मेटल होता है। ठीक है, क्रोमियम एक मेटल होता है, हम उस कोरोडेड मेटल के सरफेस के ऊपर क्रोमियम की कोटिंग कर देंगे, क्रोमियम की प्लेटिंग कर देंगे, तो भी हमारा जो मेटल है वो कोरोड होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। एंड द लास्ट वन इज दैट बाय गैल्वेनाइजेशन हो गया, बाय पेंटिंग, बाय ऑयलिंग, ग्रीसिंग, बाय क्रोम प्लेटिंग, लास्ट आता है बाय टीनिंग। देखो नाम से पता लग रहा है हमें इसके अंदर कौन सी कोटिंग करनी है, कौन से मेटल की कोटिंग करनी है बच्चों, किसकी कोटिंग करनी है, टिन की कोटिंग करनी है। तो उस मेटल को हम टिन की कोटिंग से मतलब बचाव कर सकते हैं कोरोजन से बचाने के लिए। अब इन सभी के अंदर आपने एक चीज नोट आप कर सकते हो कि जब भी हम किसी भी मेटल के ऊपर, चाहे हम गैल्वेनाइजेशन कर रहे हैं, चाहे हम पेंटिंग कर रहे हैं, चाहे हम ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर रहे हैं, चाहे हम क्रोम प्लेटिंग कर रहे हैं, चाहे हम टिनिंग कर रहे हैं, हम इन सभी के अंदर एक काम कर रहे हैं कि मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से बचा रहे हैं। मतलब मेटल का जो कांटेक्ट है वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट को हम बचा रहे हैं। क्योंकि मान लो आपने पेंटिंग कर दी और पेंटिंग के नीचे वाली हमारे पास, पेंटिंग के जो नीचे वाली हमारे पास है वो क्या है, मेटल सरफेस है, और ऊपर हमने पेंटिंग कर दी है। ठीक है, तो हमारा मेटल का डायरेक्ट कांटेक्ट ऑक्सीजन से नहीं हो पाएगा। तो इन सभी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मेटल के डायरेक्ट कांटेक्ट को हम बचा रहे हैं, किससे, ऑक्सीजन से, ताकि हम कोरोजन से उसको प्रिवेंट कर सकें। तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होता है कि हमने पढ़ा है बच्चों कोरोजन के बारे में कि मेटल सरफेस का धीरे धीरे डैमेज होना, किसके कारण, या तो एयर के कारण
या मॉइस्चर के कारण या उन सरफेस पे अगर केमिकल है उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोजन। और हमने उसके बाद कुछ एग्जांपल्स पढ़े हैं, एक तो एल्यूमिनियम का एग्जांपल हमने पढ़ा है, कॉपर का एग्जांपल पढ़ा है, आयरन का एग्जांपल पढ़ा है, और हमने किसका एग्जांपल पढ़ा है बच्चों, एल्यूमिनियम का। और उसके बाद हमने ये भी पढ़े हैं कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हमारे सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स मतलब जो हमारे पास मेटल्स क्या करेंगे, खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फर्दर कोरोजन से उसको प्रिवेंट करेंगे जब उनके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट हो चुकी होगी। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स के बाद हमने क्या पढ़ा है, कुछ मेथड्स पढ़े हैं कि हम जिंक की कोटिंग करते हुए या फिर पेंटिंग करते हुए या फिर ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हुए या हम क्रोमियम प्लेटिंग करते हुए या फिर हम टिन की कोटिंग करते हुए मेटल को बचा सकते हैं कोरोड होने से। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। उसके बाद का जो इफेक्ट आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ये भी बच्चों एक क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन है। हमने इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में पहला पॉइंट कौन सा पढ़ा है बच्चों, कौन सा टॉपिक कवर किया है, कोरोजन का। दूसरा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं कौन सा, रेंसिडिटी का। द एरियल ऑक्सीडेशन, द एरियल ऑक्सीडेशन of food items, food items, food items containing fats and oils, giving bad taste and smell is known as रेंसिडिटी। देखिए, सभी फूड आइटम्स में हम बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, हम उस फूड आइटम की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास फैट या ऑयल है। अगर वो टाइम के साथ साथ ऑक्सीडेशन होने के बाद बैड टेस्ट या फिर बैड स्मेल प्रोड्यूस करती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसी फूड आइटम जिसमें फैट या ऑयल हो, अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए, अगर वो ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन हो जाए और वो बैड टेस्ट और बैड स्मेल प्रोड्यूस करे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलने वाले हैं बच्चों, रेंसिडिटी बोलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो चिप्स becomes rancid. Potato chips becomes rancid. After long exposure to air, तो पोटैटो चिप्स जो होते हैं बच्चों वो भी रेंसिड हो जाते हैं जब उनका ऑक्सीडेशन होगा, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो वो भी क्या हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। चलिए आइए हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम फूड आइटम को रेंसिड होने से बचा सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास मेथड है वो कौन सा है बच्चों, बाय रेफ्रिजरेशन। ठीक है, रेफ्रिजरेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, फूड आइटम को रेंसिड होने से बचा सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आता है बच्चों, बाय स्टोरिंग द फूड in airtight container। हम उस फूड आइटम को अगर एयरटाइट कंटेनर में रख देंगे, ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, सो व्हाट वी विल ऑब्जर्व, हमारा जो फूड आइटम है वो रेंसिड नहीं हो पाएगा। तीसरा हमारे पास आता है बच्चों बाय फ्लशिंग विद
बाय फ्लशिंग विद नाइट्रोजन गैस, हम उस फूड आइटम को नाइट्रोजन गैस से पास कर देंगे, तो हमारा जो फूड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, रैंचिड होने से बच जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो कौन सा है, फोर्थ मेथड, बाय एडिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। हम कुछ फूड आइटम के अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हुए हम उस फूड आइटम को बचा सकते हैं रेंचिड होने से। ठीक है, एंड द लास्ट हमारे पास जो आता है बच्चों, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट जो हम इसमें यूज करने वाले हैं, देखो एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब है, आपको पता लग रहा है, ऑक्सीजन की प्रक्रिया को रोकने वाला सब्सटेंस। ठीक है जी, तो हमारे पास जो इसमें मोस्ट कॉमन एंटीऑक्सीडेंट हम यूज करते हैं दैट इज BHA, दूसरा होता है हमारे पास BHT। इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और अगर हम इसकी BHT की बात करते हैं तो हमारे पास इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टूलीन। वैसे इसकी जनरली फुल फॉर्म पूछते नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो चलिए हम इस टॉपिक को भी हम कवर कर चुके हैं, एक बार इसको रिकॉल करेंगे। ऐसा फूड आइटम जिसमें फैट या ऑयल है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, अगर वो बैड स्मेल या बैड टेस्ट प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे। तो जैसे कि आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, पोटैटो चिप्स बिकम्स रेंसिड आफ्टर सम टाइम व्हेन वी जस्ट गिव लॉन्ग एक्सपोजर टू एयर। So here also we have discussed about methods to prevent rancidity। हम किस तरह से जो है फूड आइटम को बचा सकते हैं रेंसिड होने से। पहला हमारे पास आता है बच्चों रेफ्रिजरेशन, हम उसको उस फूड आइटम को हम फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा, जो रेंसिड होने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, रुक जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस फूड आइटम को हम कहाँ रख देंगे, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। तीसरा है, हम उस फूड आइटम को नाइट्रोजन गैस से पास कर देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक अनरिएक्टिव गैस है। ठीक है, हम उसकी रिएक्शन जो है फूड आइटम से नहीं होने देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाय एडिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। हम क्या कर सकते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव ऐड करते हुए उस फूड आइटम को बचा सकते हैं, उस फूड आइटम की शेल्फ लाइफ को हम इंक्रीज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज दैट बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हुए भी उस फूड आइटम को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिड होने से बचाने के लिए। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस सो फार। अच्छा, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर एक आपने पढ़ा है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक आपने पढ़ा है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा जो हमारे पास इस चैप्टर में यूज होने वाले रिएक्शंस हैं, हम एक बार उन पर नजर डालते हैं। आता है हमारे पास टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक बार, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है। जनरली हमारे पास 5 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, लेकिन हम उसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस और पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चलिए ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन in which heat is released। आपको ना इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट में हीट नजर आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम पेपर की बर्निंग कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पेपर में क्या होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन से अगर उसको रिएक्शन कर रहे हैं तो CO2 गैस हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है, साथ में क्या प्रोड्यूस होगी बच्चों, हीट। तो जिस रिएक्शन के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं।
दूसरा एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, चूना मतलब CaO। अगर ये वाटर में ऐड किया जाए तो बनता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या प्रोड्यूस होगी बच्चों, हीट प्रोड्यूस होगी। तो आपने देखा कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास हीट प्रोड्यूस हुई है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तीसरा हमारे पास जो इसमें एग्जांपल आ सकता है वो कौन सा है बच्चों, रेस्पिरेशन का। हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, हीट बनेगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे जिसमें हीट प्रोड्यूस होगी, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी है बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बच्चों, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, मतलब हमें इसके अंदर हीट सप्लाई करनी होगी। तो द reaction in which heat is absorbed, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम किस हीट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर इसको हम हीट करते हैं दैट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे हमने हीट सप्लाई किया है। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, इट इज ए काइंड ऑफ चॉक पाउडर। तो चॉक पाउडर को हम क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हम इसको कॉमन नेम के नाम से जान सकते हैं, दैट इज लाइमस्टोन। क्या बोल सकते हैं इसको हम, तो लाइमस्टोन को अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे दैट विल फॉर्म क्विक लाइम। ये क्या है हमारे पास, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, क्विक लाइम का फॉर्मूला है। कॉमन नेम क्या होगा इसका, क्विक लाइम होगा, और केमिकल नेम क्या होगा इसका, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो आता है वो क्या है, अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट जो कि एक सोल्ट है, उसको अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, DBO बनेगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगी। इसको हम जो है बैलेंस कर सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस थी। चलिए हम देखते हैं कि इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है नहीं हो चुकी है। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास कितने बच्चों, 2 है, 8 और देखो 8 और 2 10 और 12 हो गए, 6 6 12, Pb 2 है, Pb 2 है, नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 2 2 4 है। तो इक्वेशन हमारी क्या हो चुकी है बच्चों, बैलेंस हो चुकी है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है वो कौन सा है, आयरन सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बनेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी। ये हमारे पास गैसेस बहुत पॉइजनस होती है, ठीक है, और इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आयरन यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 8, यहाँ देखेंगे 3O2 5 और 3 8, सल्फर 2 है, सल्फर 2 है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो इन सभी के अंदर हमने हीट सप्लाई की थी, हीट सप्लाई किया तो हीट एब्जॉर्ब भी होगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जिसमें हमें खुद से हीट सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे इसको हम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो लास्ट, दैट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Precipitation reaction, it is that reaction in which an insoluble solid substance settle down at the बॉटम। जिस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो इनसॉल्युबल है, सॉलिड सब्सटेंस है, अगर वो सेटल डाउन हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है बच्चों BaCl2 प्लस Na2SO4, तो आपस में रिएक्ट करके क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। साथ में आप देख सकते हैं
Ba और SO4, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा, कंबाइन होके BSO4 बनेगा और NaCl। अब यहाँ पे मैंने एरो लगाया है डाउन एरो। ये डाउन एरो क्या शो कर रहा है? डाउन एरो किसका सिंबल है बच्चों? प्रेसिपिटेट का सिंबल है। ठीक है जी, चलिए हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल, एंड द सेकंड एग्जांपल दैट वी कैन स्टडी हियर, दैट इज Ki plus PbNO3 वोल्टवाइज, ये बन जाता है बच्चों PbI2 प्लस KNO3। आप इस इक्वेशन को खुद से बैलेंस करेंगे, बट मैंने आपको ये बता दिया कि हमारे पास एक प्रेसिपिटेट है और इसका कलर होगा बच्चों येलो। अगर रिएक्शन के अंदर हमें कोई ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, कौन सा इसके अंदर? लेड आयोडाइड, तो वो हमारा घुल नहीं पाएगा, वो इनसॉल्युबल होगा और वो धीरे धीरे हमारे पास बॉटम पे क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, तो वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर ऑफ चैप्टर 1 फ्रॉम NCERT। आफ्टर दैट वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस like NCERT in-text question as well as exercise questions of NCERT chapter number 1, so that you may not face any kind of problem in the exam. So thank you very much, and it's all for today. It's more than enough now. Okay students, thank you very much. God bless you all. Thank you.